वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को डिटेल से देखा। इसमें आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, आप लोग का कमेंट आया था कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। सर, ईएमएफ भी पता है, वोल्टेज भी पता है, लेकिन इसका बेसिकली डिफरेंस हम लोग को नहीं पता है। तो चलिए, आप लोग का कमेंट से ही आज चालू करते हैं टॉपिक को। ठीक है, वो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, हमने यहाँ पर ईएमएफ का लिखा है, इधर बाकी हम टर्मिनल वोल्टेज के बारे में लिख चुके हैं। तो सिंपली अगर देखा जाए फिगर में, पहले फिगर को समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका सेल है, ये आपका क्या है, हमारा एक सेल बना हुआ है। हर सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है उसको हटा दिया जाए, जो इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप को हटाने के बाद, ठीक है, सेल का जो ओरिजिनल ईएमएफ होता है, जो अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए हैं तो ओरिजिनल फॉर्म में, आइडियल फॉर्म में जो आपको वोल्टेज मिलता है उसको ईएमएफ कहते हैं। और जो अंदर में होता है, अंदर में कंप्लीट सर्किट के अंदर में, जो सेल के अंदर में जो वोल्टेज डेवलप होता है उसी को ईएमएफ कहते हैं। और उस ईएमएफ का कुछ हिस्सा इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप करता है, तो टर्मिनल पर कंप्लीटली जो इंटरनल वोल्टेज है उसको टर्मिनल पर वो इंडिकेट नहीं करता है, क्योंकि हमारा ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जो इलेक्ट्रोलाइट के कारण डेवलप होता है, इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ हमारा हिस्सा वोल्टेज का कंज्यूम करके रख लेता है, और उसके बाद जो यहाँ पर डेवलप ईएमएफ है उसको वो टर्मिनल पे क्या करता है, इंडिकेट करता है, उसको दिखाता है। तो ये चीज होता है मेरे भाई टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज सेल के आउटर में मेजर किया जाता है, सिंपली देखा जाए। और ईएमएफ जो होता है इनवर्ड मेजर होता है। ठीक है, इनवर्ड मेजर होता है जो एक्चुअली में सेल का कंस्ट्रक्शन करते समय। अब जिस समय सेल का मैन्युफैक्चरिंग होता है, याद रखिएगा, उस समय टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ का वैल्यू दोनों लगभग बराबर रहता है। ठीक है, उस समय इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल रहता है। जैसे जैसे हम सेल को यूज करना शुरू करते हैं तो हमारा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ने लगता है। ठीक है, जिस कारण से क्या होता है, हमारा ईएमएफ का वैल्यू ग्रेटर हो जाता है और टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज मोड में आ जाता है। ठीक है, जब यूज करेंगे तब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शुरू इनिशियल कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं के बराबर होता है, एकदम निग्लिजिबल होता है। तो अगर कोई सेल नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ईएमएफ का वैल्यू और हमारा टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू दोनों इक्वल होता है। और जब सेल को जैसे हम यूज करने लगेंगे, तो जैसे यूज करने लगेंगे तो कंसंट्रेशन आयन खत्म होने लगेगा, तो उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होने लगेगा, क्योंकि कार्बन बनने लगेगा वहां पे। ठीक है, तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस हमारा इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, डेवलप होने लगेगा। तो जो सेल ईएमएफ बनाएगा उसका कुछ हिस्सा उस इंटरनल रेजिस्टेंस पर ड्रॉप होगा टर्मिनल में, उसके बाद हमारा वोल्टेज आएगा। तो जो टर्मिनल पर जो वोल्टेज आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। इनसाइड जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। अब देखिए ईएमएफ का डेफिनेशन देख लीजिए, ईएमएफ का और टर्मिनल वोल्टेज में। ईएमएफ का पहला पॉइंट यहाँ है, टर्मिनल वोल्टेज का पहला पॉइंट यहाँ है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर, इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द कंप्लीट सर्किट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इसमें इनसाइड और आउटसाइड दोनों में मेजर किया जाता है सेल का। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज में ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, इट इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन कंप्लीट सर्किट। देखिए यहां तक पूरा डिफिनेशन सेम है। ठीक है, यहां से यहां तक पूरा डिफिनेशन हमारा क्या होता है, ईएमएफ का भी और टर्मिनल वोल्टेज का भी सेम है। लेकिन ईएमएफ में क्या होता है, इनसाइड एंड आउटसाइड इन द सेल जो मेजरमेंट करेंगे, और यहां पे जो मेजरमेंट करेंगे क्या करेंगे, आउटसाइड द सेल करेंगे। किसमें, टर्मिनल वोल्टेज में। और ईएमएफ में इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल कंप्लीट सर्किट का। तो यहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड हो जाता है, और इसमें ओनली क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज में आउटसाइड होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, डिफिनेशन में कोई चेंजिंग नहीं है। ईएमएफ में इनसाइड एंड आउटसाइड आएगा और टर्मिनल वोल्टेज में ओनली आउटसाइड मेजरमेंट आएगा। क्लियर है यहाँ पर?
समझ में आ गया मेरे भाई लोग ना। चलो टॉपिक अगला करते हैं, क्योंकि यही तुम लोग का कमेंट था, जिसको क्लियर करते हैं पहले, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 इधर है, इसका पॉइंट नंबर 2 इधर है। देखिए, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट। ये अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड नहीं करता, ये सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल के द्वारा जो करंट डेवलप किया जाता है उस पे हमारा ये ईएमएफ डिपेंड नहीं करता है कह रहा है, क्योंकि ये सेल का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज क्या कहता है, इट इज डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये सेल के द्वारा डेवलप किया गया करंट पर डिपेंड करता है। मोर करंट, अगर करंट ज्यादा होगा सेल का तो लेस टर्मिनल वोल्टेज होगा। अगर कोई सेल ज्यादा से ज्यादा करंट डेवलप करेगा, ठीक है, यानी कि इंड्यूस करेगा, तो उसका टर्मिनल वोल्टेज कम होगा। और कम से कम अगर करंट इंड्यूस करता है कोई सेल तो उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मोर करंट में लेस टर्मिनल वोल्टेज और लेस करंट में मोर टर्मिनल वोल्टेज होता है। और ईएमएफ तो भाई मेरा सेल का ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये तो डिपेंड करेगा नहीं हमारा। यहाँ पर क्लियर हो गया यहाँ पर, ये पॉइंट नंबर 2 भी। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इट इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन सेल इज नॉट यूज्ड। जब सेल यूज में नहीं रहता है तो ईएमएफ जो होता है टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होता है। और अगर हम सेल को यूज करते हैं तो ईएमएफ ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज will greater than terminal voltage when cell is used। अगर सेल को यूज कर दोगे तो टर्मिनल वोल्टेज से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहां पर भी देखिए, इट इज इक्वल टू द ईएमएफ, सेम कहानी है। when cell is not used, जब सेल को यूज नहीं करेंगे तो हमारा इक्वल टू द ईएमएफ होगा, टर्मिनल वोल्टेज भी। will less than EMF when cell is used। अगर सेल को यूज कर देंगे तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा ईएमएफ से। सर्किट तो समझ में आ गया मेरे भाई। टर्मिनल वोल्टेज हम लोग इसके आउटसाइड में मेजर करेंगे और ईएमएफ हमारा यहां पर मेजर करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को हटाने के बाद। इंटरनल रेजिस्टेंस का ड्रॉप को भी इंक्लूड करके मेजरमेंट करेंगे, वो हमारा आएगा ईएमएफ। और ड्रॉप को हटाने के बाद जो वैल्यू यहां पर दिखाई देगा वो हमारा क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सवाल है मेरे भाई। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। सेल को जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, इलेक्ट्रोड करते हैं, एनोड और कैथोड होता है हमारा, तो इसके कारण जो रेजिस्टेंस सेल के अंदर डेवलप होता है उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब सेल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो मान लीजिए एक एनोड लेंगे, एक कैथोड लेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट में कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रहेगा, हमारा एनोड में कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रहेगा, कैथोड में कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रहेगा। तो इस इंप्योरिटीज के कारण एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इसी डेवलप्ड रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन क्या है, द रेजिस्टेंस offered by the electrolyte inside the cell to the flow of current is called internal resistance। तो करंट के फ्लो के कारण इलेक्ट्रोलाइट में जो रेजिस्टेंस डेवलप्ड होता है उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। किसका, सेल का कहते हैं। अ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, कोई भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, सवाल है हमारा। तो पहला डिपेंडिंग फैक्टर है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो आप लोग कोई भी सेल अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो दो इलेक्ट्रोड तो यूज करते ही हैं। एक यूज करते हैं मेरे भाई एनोड और एक यूज क्या करते हैं हम लोग, कैथोड। ठीक है, एक यूज क्या करते हैं एनोड और एक यूज क्या करते हैं कैथोड। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रोड का अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, कोई भी इलेक्ट्रोड, मान लीजिए हमारा एक इलेक्ट्रोड है तो इसका सरफेस एरिया मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए, सरफेस एरिया जो होता है ना सीए से, ये अगर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है मेरे भाई उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का। तो अगर हमारा सरफेस एरिया ग्रेटर होगा इलेक्ट्रोड का, सिंपल सा बात है मेरे भाई, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। और जितना कम सरफेस एरिया होगा, जितना कम सरफेस एरिया होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। तो सरफेस एरिया पे डिपेंडिंग करता है। तो क्या करा देखो,
द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड दैट इज लार्जर सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड लेस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। किसका सरफेस एरिया? इलेक्ट्रोड का। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अब यहां पर जब इलेक्ट्रोड का एस्टेब्लिशन करते हैं तो हमारा एनोड और कैथोड होता है मेरे भाई। तो एनोड और कैथोड के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा तो लेंथ डिपेंडेंट होता है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। तो चूंकि एनोड और कैथोड के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब जब सेल का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमारा टारगेट होता है कि एनोड और कैथोड के बीच का डिस्टेंस क्या हो? मिनिमम हो, ताकि लेस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो? डेवलप हो। मतलब क्या कहता है देखो, मोर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ग्रेटर इन द इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब एनोड और कैथोड के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होगा, और जितना कम होगा एनोड और कैथोड के बीच का डिस्टेंस उतना ही कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ डिपेंडेंट है, क्योंकि वहां पर जो डिस्टेंस हो रहा है एक तरह से हमारा लेंथ का वर्क कर रहा है यहां पर। क्लियर है मेरे भाई? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर मतलब आयन, मतलब अगर लेस आयोनिक होगा, लेस आयोनिक इलेक्ट्रोलाइट होगा और हायर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो इस कंडीशन में मैंने जिसमें आयन कम होगा और कंसंट्रेशन अधिक होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, जैसे कि H2SO4 है, हमारा NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब हम लोग KOH है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब हम लोग लिथियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इसमें जो आयन की बात कर रहे हैं, अगर इसमें आयन कम होगा और उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ग्रेटर कंसंट्रेशन मतलब कि ज्यादा प्योर होगा और आयन का वैल्यू कम होगा उसमें, तो उस कंडीशन में मैंने ग्रेटर कंसंट्रेशन और लेस आयन अगर रहता है तो उस कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा डेवलप्ड होगा। तो अब हमको जब इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो हायर आयन और लेस कंसंट्रेशन वाला इलेक्ट्रोलाइट यूज करना होगा, जिसमें आयन ज्यादा से ज्यादा डेवलप करे और उसका कंसंट्रेशन लेस हो। तो ऐसा अगर इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कम डेवलप्ड होगा, अदरवाइज इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? हमारा ज्यादा डेवलप्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे भाई द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इलेक्ट्रोलाइट का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जनरली रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? बढ़ता है। क्या टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस में क्या है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है कंडक्टर में, चूंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एक प्रकार का सेमीकंडक्टर नेचर का होता है, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर का नेचर का होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एनटीसी होता है। इलेक्ट्रोलाइट जनरली क्या होता है? हमारा एनटीसी कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है मेरे भाई? एनटीसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि कार्बन फैमिली जो होता है उसी टाइप का चीज को हम लोग क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं। तो कार्बन फैमिली हमारा सेमीकंडक्टर ग्रुप में आता है। तो एक्चुअली में उसी ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आता है, जो हमारा जो मेटलाइट्स ग्रुप में आता है, उसी का हम लोग ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स का रूप में यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारा एक लिक्विड फॉर्म होगा चाहे सॉलिड फॉर्म हो, ठीक है, उसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं। तो ज्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है वो एनटीसी होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीजिंग मोड में जाता है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट का हाई होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता चला जाएगा। देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, हायर टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये था मेरे भाई फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आशा करते हैं कि आप लोग का जो भी सवाल था कमेंट्स में, एक था कि डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, और एक सवाल था इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। तो आशा करते हैं कि सारा जवाब आज आप लोगों को मिल गया है। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।